हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम राजेश वर्मा है और फिर आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को लेके, जहां पे गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अपने युवाओं के लिए जो है रोजगार की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग स्कीम चलाई है। ठीक है, तो आज स्पेशली मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो स्कीम चलाई है अपने युवाओं के लिए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा कि किन किन स्कीम के तहत आप एम्प्लॉयड हो सकते हैं, अपना नया वेंचर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, नया वेंचर खोल सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं और लोगों को उसमें जो है रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। हाँ, अब इसमें बात यह है कि जो स्कीम गवर्नमेंट ने जारी किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कीम की कंडीशन है वो कंडीशन आपको फुलफिल करनी होंगी और उस कंडीशन के तहत जो है आपको गवर्नमेंट को आवेदन करना होगा, एप्लीकेशन करना होगा और उसके बाद जो है वहाँ पे उसका एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जैसा भी होगा, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपकी एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन है, उसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट इस पर डिसीजन लेगी। तो यहाँ पे जो वीडियो बनेगा वो 3 तरीके से बनेगा, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। पहला तो हम लोग ये समझेंगे कि ये स्कीम कौन कौन सी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में लेके आई है जो जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला इन्वेस्ट कर सकते हैं का मतलब अपना ही पैसा नहीं लगाना है, गवर्नमेंट भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे देगी। ठीक है, अगली चीज ये है कि उस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या मीट करना है, वहां पे सब्सिडी क्या मिलेगी आपको, जो भी फंडिंग होगी इस पे बात होगी। और तीसरा हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो स्कीम आपको प्रोवाइड की गई हैं क्या सारे लोग किसी भी स्कीम में अप्लाई कर दें, तो इसमें भी हम लोग चर्चा इसमें करेंगे कि जरूरी नहीं है कि मैं अगर एक स्कीम के लिए एलिजिबल हूं तो क्या दूसरा स्कीम भी मैं अप्लाई कर सकता हूं, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जिसमें जो स्किल्ड लोग होते हैं कि हम ऐसा काम कर सकते हैं, उसी में वो लोग अप्लाई करें तो वही बेहतर होता है, वहीं पे आके वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होने के चांसेस 100% से ऊपर के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए जरा सबसे पहले हम लोग पोर्टल पे चलेंगे और जानने की कोशिश करते हैं वो कौन सी स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद उस स्कीम की कंडीशन क्या है, उसमें रोजगार कैसे जनरेट हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, कितने फंड की जरूरत होगी, वो फंड कैसे हमको मिलेगा, इन सब मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए जरा मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मूव करते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आपको दिखेगा कि कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई हैं और जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट जनरेट कर सकते हैं और खुद भी एम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो आइए जरा सबसे पहले हम लोग चलते हैं गूगल पे चलते हैं और ये चले गए हम गूगल पे। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे इन्वेस्ट इन यूपी। ठीक है, इन्वेस्ट इन यूपी पे जब आप आ जाएंगे तो ये गवर्नमेंट की इन्वेस्ट यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप क्लिक करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में हम उत्तर प्रदेश में पैसा लगा सकते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो है पैसा मिल सकता है। ठीक है, ताकि हम इन्वेस्ट कर सके, यानी कि आपको भी थोड़ा सा अमाउंट लगाना होगा और गवर्नमेंट सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो अगली चीज ये है कि जो सपोर्ट होगा वो भी सब्सिडाइज्ड होगा, सब्सिडी भी गवर्नमेंट उस पे अलाउ करेगी। ठीक है, फिजिबल प्रोजेक्ट्स पे। तो सबसे पहले हम अब वेबसाइट पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे जाएंगे इन्वेस्ट इन यूपी की जो है इस मेनू पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में ऑल सेक्टर, फोकस्ड सेक्टर, सनराइज सेक्टर और इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये 4 यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अगर ऑल सेक्टर पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो ऑल सेक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, वो ऑल सेक्टर सारे सेक्टर आ जाएंगे, लेकिन
हमें जानना है सबसे पहले कि फोकस्ड सेक्टर क्या है, यानी कि गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस किस सेक्टर पे है। तो गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा फोकस है, एक तो फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आप बिजनेस अपना वेंचर शुरू करते हैं, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल कपड़ा वगैरह बनाने का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में, स्टार्टअप्स में, टूरिज्म में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, फिल्म मेकिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल एविएशन। ये जो सेक्टर है ये गवर्नमेंट का फोकस सेक्टर है, जहां पे गवर्नमेंट पूरी तरह से प्रमोट करना चाहती है इसको और आगे बढ़ाना चाहती है, और लोगों को इनवाइट कर रही है कि भैया आओ इसमें, आप आओ इन्वेस्ट करो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट में जाने से पहले सबसे पहले आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना होगा कि आप कितने फिजिबल हैं उस प्रोजेक्ट को एडॉप्ट करने में। ठीक है, आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए चीजों की। ठीक है, आप पढ़े लिखे तो होने ही चाहिए उस फील्ड में, उसके साथ साथ उसकी जानकारी भी आपको बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, ये जब तक ये नहीं होगा वो प्रोजेक्ट आपके लिए फिजिबल बनेगा ही नहीं। आप अगर बेग सा कोई भी प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करके और अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जरा सबसे पहले हम चलते हैं फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट में। तो फूड प्रोसेसिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट में जब आप मूव करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे पॉलिसी डिटेल, नो योर अप्रूवल्स, ये तो है एप्लीकेशन करने के बाद की सारी प्रक्रिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, जिस भी प्रोजेक्ट में आप अपने आप को पाते हैं कि हाँ इस प्रोजेक्ट में मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें मुझे एक्सपीरियंस है, इसकी मुझे जानकारी है, इस फील्ड में जाके मैं काम कर सकता हूँ, तो आप उस प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे और आ जाएंगे आप दूसरे विंडो पे। ठीक है, तो सबसे पहले डाउनलोड एंड ब्राउजर करिए। ठीक है दोस्तों, मैं आप यही रिकमेंड करूंगा, कोई भी काम शुरू करने से पहले आप सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में स्टडी करें कि वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहते हैं लोग। ठीक है, गवर्नमेंट क्या चाहती है आपसे, क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उससे पहले रिसर्च करें। आप किसी के कहने के अनुसार ही केवल उसमें डाइव ना कर दें, उसमें जंप ना कर दें। ठीक है, सबसे पहले आपको उसके ऊपर रिसर्च करने की अति आवश्यक है। अगर आप बिना रिसर्च के आप काम करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपको रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तो अब फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं, जो कि पूरी प्रोफाइल यहाँ पे गवर्नमेंट ने फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स को लेके जो पूरा अपना ब्यौरा तैयार किया है कि आपसे वो क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव इसके पीछे क्या है, क्या उद्देश्य है सरकार का, तो ये पूरा डाउनलोड हो चुका है। तो आइए जरा इस पे हम लोग एक नजर डालते हैं और डिटेल्ड स्टडी करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो हालांकि बहुत सारी स्कीम है गवर्नमेंट की, तो सारी स्कीम पे फोकस करना, सारी स्कीम को बता पाना, इसमें तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं इसको जो है थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, तो सेम उसी तरीके से आप चीजों को अंडरस्टैंड करके आगे भी चलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जहां पे 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में कंडक्ट हुआ था, न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन के नाम से। ठीक है, तो अब इसमें गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम लॉन्च किया है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए, तो इसमें सबसे पहले तो मेन मेन चीजों को हम पहले बताते हैं कि अगर इस प्रोजेक्ट में आप जाते हैं, ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में जाने से आपको गवर्नमेंट क्या क्या एडवांटेज देगी आपको। ठीक है, और गवर्नमेंट किस तरीके से आपको सपोर्ट करेगी उसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आइए जरा आगे मूव करते हैं और जानते हैं इस प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स क्या हैं। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो इस तरीके से है, एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। और आइए जरा देखते हैं वो पूरा हाईलाइट जो है यहाँ पे कहाँ पे दिया है इन्होंने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। थोड़ा वीडियो को आपको पेशेंस से देखना पड़ेगा, तभी आप जो है इसको पूरा अप्रोच कर पाएंगे। और चूंकि मैं पूरा डिटेल आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे की हाइलाइट्स, जिस पे हमें बात करनी है की हाइलाइट्स के ऊपर, की हाइलाइट्स ऑफ उत्तर
प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023। अभी ये नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कैपिटल सब्सिडी, यानी कि गवर्नमेंट जो आपको कैपिटल देगी, ठीक है, गवर्नमेंट जो आपको कैपिटल देगी, पैसा देगी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें वो कह रहे हैं कि भाई अमाउंटिंग टू 35% ऑफ इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट मशीनरी एंड टेक्निकल सिविल वर्क फॉर FPI इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 करोड़ रुपीज। यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप प्लांट मशीनरी और टेक्निकल सिविल वर्क में जो भी करेंगे, उस पे गवर्नमेंट आपको 35% की सब्सिडी आपको देगी। मैक्सिमम 5 करोड़ रुपए तक आपको सब्सिडी इसमें दिया जाएगा। आगे कह रहे हैं इन केस ऑफ एग्जम्पशन एंड मॉडर्नाइजेशन अपग्रेडेशन कैपिटल सब्सिडी आपको 25% की दी जाएगी, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए की दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए आपका पहले से ही इस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उसको आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसको और मॉडर्नाइज्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट फंडिंग आपको देगी, गवर्नमेंट जो पैसा आपको देगी, उसमें 25% की सब्सिडी आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपका ये रनिंग बिजनेस है, ठीक है। आगे ये रनिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नए बिजनेस की बात कर रहे हैं ए वाले पॉइंट में, ठीक है। तो नए न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करने पे 35% की सब्सिडी, और अगर रनिंग बिजनेस में आप जो है उसको अपग्रेड कर रहे हैं, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, और तो 25% की सब्सिडी गवर्नमेंट आपको देगी, और मैक्सिमम जो है 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी आपको दी जाएगी। आगे कह रहे हैं क्या, सेकेंड पॉइंट में परमिशन टू परचेज लैंड, यहाँ पे आपको जो है लैंड भी परचेज करने के लिए परमिशन दिया जाएगा, लेकिन वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। अगर आप कोई कॉमर्शियल लैंड परचेज कर रहे हैं या रेजिडेंशियल लैंड परचेज कर रहे हैं, तो वहां पे ये सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हम भाई लैंड भी परचेज करने के लिए आपको परमिशन देंगे, जिसमें आपको 12.5 करोड़ रुपए तक, मतलब 12.5 करोड़ से ऊपर तक का आपको लैंड परचेज करने के लिए अप्रूवल दिया जाएगा, परमिशन दिया जाएगा। एग्जम्पशन फ्रॉम चार्जेज, अब यहाँ पे बताया गया है कि जो लैंड वगैरह आप खरीदेंगे, तो लैंड खरीदते समय बहुत सारे चार्जेज भी आपको लगते हैं, जो कोर्ट की फीस होती है और स्टैंप ड्यूटी पेमेंट करनी होती है, जिसको कहने का मतलब कोर्ट फीस वहाँ रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होता है जब रजिस्ट्री वगैरह कराई जाती है, ठीक है। तो वहां पे बोला गया एग्जम्पशन फ्रॉम चार्जेज ऑफ 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ सर्किल रेट, यानी कि जो स्टैंप ड्यूटी कोर्ट में लगती है वो सर्किल रेट पर लगता है, ठीक है। तो वहां पे एग्जम्पशन 2% ऑफ वैल्यू ऑफ सर्किल रेट, ठीक है। यहाँ पे केवल सर्किल रेट का 2% ही वो आपसे जो है चार्ज करेंगे। जो जो आप जो भी प्रेस्क्राइब्ड रेट होगा उस स्टेट का, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल 2% ही सर्किल रेट का चार्ज करेंगे। आगे कह रहे हैं फीस फॉर एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड लैंड कमिंग अंडर द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट साइट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर FPI। अब यहाँ पे जो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की अगर कोई जमीन है, उसको अपनी जमीन देख के गवर्नमेंट की जमीन लेते हो, मतलब एक्सचेंज करते हो जमीन, तो वहां पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। आगे कह रहे हैं कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज, कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज का मतलब ये हुआ कि कोई रिहायशी लैंड है, यानी कि एग्रीकल्चर लैंड ना होके वो मान लीजिए कि रेजिडेंशियल लैंड है, ठीक है, जहाँ पे घर वगैरह बनाए जा सकते हैं, रेजिडेंशियल लैंड, और उसको कन्वर्ट करते हैं आप एग्रीकल्चर में, तो कन्वर्जन के केस में 50% का जो है फीस विल बी वेव्ड, यानी कि माफ कर दिया जाएगा, 50% फीस माफ कर दी जाएगी। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेज में रिबेट 75% ऑन एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेज फॉर FPI टू बी सेट अप इन UP ऑन अ लैंड वेयर नो डेवलपमेंट वर्क हैज बीन डन बाय द अथॉरिटी। तो ये तो एक अलग बात हो गई, तो बड़े लेवल की बात हो गई कि जहाँ पे आप कोई ऐसा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वहां पे जो चार्जेज हैं वो FPI, कुछ इनका कॉन्सेप्ट है, FPI आपको समझना पड़ेगा, या मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा FPI क्या होता है। तो FPI में जो है ये 75% आपको जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट, मतलब बाहरी, लाइक मार्केटिंग वगैरह जैसे आपकी हो गई, उसमें 75% का ये जो है रिबेट आपको देंगे। आगे 7th पॉइंट पे कह रहे हैं कि 100% एग्जम्पशन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी फॉर द लैंड परचेज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यानी कि
आप अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए कोई लैंड परचेज कर रहे हैं तो उसपे 100% एग्जम्पशन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी, यानी कि कोर्ट में जो ड्यूटी पेमेंट करनी होती है ना, उसपे 100% का ये एग्जम्पशन आपको प्रोवाइड करेंगे। एग्जम्पशन का मतलब छूट, 100% छूट का मतलब है कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। आइए 8वें पॉइंट पे देखते हैं, एग्जम्पशन फ्रॉम मंडी फीस एंड सेस। तो दोस्तों अब यहाँ पे जब आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको मंडी की जरूरत होगी कि अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को किसी मंडी में ले जाके सेल करेंगे, ठीक है। तो वहां पे जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लगते हैं, मंडी के चार्जेस, ठीक है, तो मंडी के चार्जेस भी आपको वहां पे माफ कर दिए जाएंगे, एग्जम्पशन दे दिया जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ही, केवल यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। आगे है 9th पॉइंट पे, एग्जम्पशन फ्रॉम मंडी फीस एंड सेस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डायरेक्टली सोल्ड टू प्रोसेसिंग यूनिट बाई फार्मर्स। तो मंडी फीस यहाँ पे भी माफ कर दी जाएगी। हालांकि 8 और 9 पॉइंट दोनों एक ही है कि अगर फार्मर अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोसेसिंग यूनिट को सेल करते हैं तो भी वहां पे जो है माफ कर दी जाएगी मंडी की फीस, मंडी में लगने वाली जो चार्जेस होते हैं। आगे है स्पॉन्सरिंग स्टडीज फॉर सर्टिफाइंग डिक्लेयरिंग एन एरिया डिजीज फ्री, यानी कि आपको जो है जिस भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में आप होंगे वहां पे आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, ताकि आप जो है फसल में या आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर में लगने वाले जो डिजीजेज हैं उससे मुक्त हो सके, लाइक पोटैटो आगरा एंड कन्नौज, ब्रूम वीट, ठीक है, बुंदेलखंड। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी लोगों को ये स्पॉन्सर कर रखा है कि जैसे आगरा में पोटैटो के लिए ज्यादा हाईलाइटेड एरिया बनाया गया है, ठीक है, और आगरा और कन्नौज में, ठीक है, ड्रम बीट के लिए बुंदेलखंड को बहुत ज्यादा हाईलाइटेड एरिया बनाया गया है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट आपको यहाँ पे सब्सिडी या जो भी फैसिलिटी होगी वो प्रोवाइड करेगी। आगे है सब्सिडी ऑन सोलर पावर प्रोजेक्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब जो प्रोसेसिंग यूनिट आपने लगा रखा है वहां पे पावर सप्लाई के लिए अगर आप सोलर प्रोजेक्ट लगाते हैं, मतलब सोलर यूनिट लगाते हैं, सोलर जो बिजली बनाता है, ठीक है, तो अगर सोलर यूनिट लगाते हैं तो वहां पे 50% सब्सिडी ऑन सोलर पावर यूटिलिटीज इन रूरल एरिया एंड 90% सब्सिडी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द सेम कैटेगरी। यानी कि अगर आप सोलर पावर का यूज करके अपनी यूनिट को पावर सप्लाई करते हैं तो सोलर पावर में आपको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अगर कोई वुमेन वुमेन इन्वॉल्व है, यानी कि कोई औरत या फीमेल इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वहां पे सब्सिडी 90% की दी जाएगी। अब सोच लो कितना हैवी गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है लोगों को कि काम करो भैया, हम पूरा सपोर्ट करने के लिए आपको तैयार हैं। पावर सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी है, फीस सब्सिडी है, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी की सब्सिडी है, हर तरीके से आपको रिलैक्स देना चाहती है गवर्नमेंट कि भाई आओ करो। आगे देखो, आगे 12th पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं, 12% फ्रेट सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट एक्सक्लूडिंग नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान। यानी कि अगर आप अपनी फूड प्रोसेसिंग को, जो फूड है उसको अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, यानी इंडिया से बाहर अगर भेजते हैं, तो जो उस पे लगने वाला भाड़ा होता है ना, उस भाड़े पे गवर्नमेंट 25% की सब्सिडी देगी आपको, ठीक है। लेकिन वो एक्सपोर्ट जो होना चाहिए वो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान को छोड़ के होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इन 3 कंट्री को छोड़ के अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जो एक्सपोर्ट फ्रेट होगा, भाड़ा होगा, उसमें 25% की सब्सिडी आपको दी जाएगी। आगे 13 पॉइंट पे क्या कह रहे हैं, स्कीम फॉर वैल्यू एडिशन एंड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर कोल्ड स्टोरेज वगैरह आप लगाते हैं, चूंकि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, तो आपको जो है कोल्ड चेन फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, जिनको कहते हो आप लोग कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। तो कोल्ड स्टोरेज अगर आप इंस्टॉल करते हो, वो इंफ्रा डेवलप करते हो अपने पास, तो उस पर गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी आपको देगी। तो अब यहाँ पे देखिए, सब्सिडी 35% ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टेनिंग टू कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन एंड अ सब्सिडी ऑफ 50% अप टू 10 करोड़ फॉर फ्रोजन स्टोरेज, डीपर फ्रीजर, वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बात को समझिए ध्यान से, यहाँ पे 2 तरीके की सब्सिडी दे रहे हैं। 35% दे रहे हैं अगर आप
कोल्ड चेन बनाते हो, कोल्ड स्टोरेज वगैरह टाइप का, ठीक है। और वहीं पे अगर आप फ्रोजन स्टोरेज लेके चलते हो तो आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन उसकी सब्सिडी की जो मैक्सिमम लिमिट होगी वो 10 करोड़ रुपीस तक होगी। अब सवाल ये है, फ्रोजन स्टोरेज क्या होता है? फ्रोजन स्टोरेज का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे मटर है, पीज होती है मटर, मटर को आपने सीजन में जो है रख लिया, और जाके अनसीजनल यानी कि जो, हालांकि मटर बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होती, लेकिन आप उसको ऐसा प्रोटेक्ट कर रहे हो, इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसी को फ्रोजन कहते हैं कि जाके 10 महीने बाद, 5 महीने बाद आप उसका यूज कर पाएंगे, ठीक है। मटर हालांकि पेरिसेबल होता है, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होता। लेकिन अब आप कहेंगे आप आलू, तो आलू दोस्तों ड्यूरेबल होता है, मटर से ज्यादा ड्यूरेबल आलू होता है। तो अगर आप कोल्ड चेन यानी कि कोल्ड स्टोरेज में इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं, तो 35% की सब्सिडी मिलेगी अपनी यूनिट के अंदर, ठीक है। अगला, अगर आप फ्रोजन स्टोरेज या डीप फ्रीजर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें 50% की सब्सिडी आपको गवर्नमेंट देगी, ठीक है। आगे कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, minimum 5 food processing unit with minimum investment of 25 crore, a grant of 35% of the eligible project cost subject to maximum of 10 crore will be provided as grant। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कम से कम 5 फूड प्रोसेसिंग यूनिट विथ मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ का जिसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वहां पे गवर्नमेंट ग्रांट आपको 35% का देगी। एलिजिबल जो प्रोजेक्ट होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट डिफाइन किए हैं उसमें, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू ग्रांट एज अ ग्रांट, यानी कि 35% तक ग्रांट आपको मिलेगी। लेकिन अगर वो ग्रांट 10 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो आपको मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक का ही ग्रांट दिया जाएगा। आगे देखिए, इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे फीचर है। 14 पॉइंट पे, स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, द एडमिशन, द एडमिजिबल ग्रांट विल बी 35% ऑफ द एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 करोड़। वो ये कह रहे हैं कि बैकवर्ड एरिया और फॉरवर्ड एरिया को लिंकेज करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स अगर इंस्टॉल किए जाते हैं तो वहां पे आपको जो है एडमिजिबल ग्रांट 35% की दी जाएगी, और मैक्सिमम कितना, 5 करोड़ रुपीस तक, ठीक है। आगे, अब यहाँ पे 15 पॉइंट पे, इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर परचेज ऑफ रिफर व्हीकल एंड मोबाइल प्री कूलिंग वैन, यानी कि जो उसमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए जो आप यूज करेंगे, जो व्हीकल यूज करेंगे, उसकी बात कर रहे हैं ये, कि अगर उसको आप बाई करते हो तो वहां पे जो परचेज करोगे उस पे हम इंटरेस्ट की सब्सिडी भी आपको देंगे, ठीक है, जो लोन आप लोगे परचेज करने, खरीदने के लिए। 16 पॉइंट पे कह रहे हैं, द एंटायर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश will be considered as a single unified market for food processing unit industries with respect to payment of mandi fees and cess. License holder of any mandi in the state will be eligible to work in other mandis of the state as well। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम, मतलब अलग अलग मंडी बनाई गई है, तो वो सारी मंडी को जो है इन्होंने जो है इंटीग्रेट कर दिया है। नॉर्मली मैंने देखा नवीन मंडी के नाम से होता है, ठीक है। अब हालांकि बहुत ज्यादा मंडी मैं अप्रोच नहीं किया हूं, लेकिन जो भी देखा हूं नवीन मंडी के नाम से रहा है वो। तो ये सारे जितनी भी मंडी है पूरे उत्तर प्रदेश में सबको इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है, कि कोई भी पर्सन अगर किसी स्टेट की मंडी में, सॉरी किसी डिस्ट्रिक्ट की मंडी में, यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट की मंडी में रजिस्टर है, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके काम नहीं कर सकता, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी काम कर सकता है, ये फैसिलिटी भी दी गई है। आगे कह रहे हैं कि भाई 17 पॉइंट पे, सपोर्ट फ्रॉम फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडॉप्शन to food processing startup engaged in agriculture value chain development coverage production productivity estimation and evidence based decision up to 5 करोड़, यानी कि आपका जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जब आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको कुछ फिजिबल और सपोर्टिंग जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होगी, मशीनरी हो गई, सॉफ्टवेयर हो गए, कंप्यूटर सिस्टम हो गए, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो वहां भी गवर्नमेंट इसको जो है
अब कुल मिला जुला के आपका जो ये प्रोजेक्ट होगा ये जो है आईटी ड्रिवन हो जाएगा, ठीक है। आईटी आईटी के बेस पर ये काम करेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पर काम करेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में काम करने के लिए बहुत सारी मशीनों की जरूरत पड़ती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो वहां भी गवर्नमेंट आपको जो है सब्सिडी प्रोवाइड करेगी अप टू ₹5 करोड़ तक, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं कि 18 पॉइंट पे, कि 18 पॉइंट में है प्रमोशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फार्मर विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट बेस्ड ऑन देयर प्रोजेक्ट, कि जो किसान भाई लोग हैं उनको जो है ग्रांट दिया जाएगा। ग्रांट का मतलब होता है फाइनेंशियल सब्सिडी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल मदद, ठीक है, वित्तीय मदद उनको दी जाएगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट और ₹50 लाख, ठीक है। तो इसमें अगर वो डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से काम करते हैं, यानी कि वो सेंट्रलाइज तरीके से काम नहीं करते हैं, ठीक है, कि वो अपना यूनिट बनाते हैं, अपने तरीके से वो बेचते हैं, किसी मंडी की हेल्प नहीं लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट उनको भी मैक्सिमम ग्रांट जो 50% या सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹50 लाख तक प्रोवाइड करेगी। आगे 19 पॉइंट पे कह रहे हैं सपोर्ट अंडर वैल्यू एडिशन एंड कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज एज पर द गाइडलाइन ऑफ पीएम किसान संपदा योजना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से सपोर्ट आपको करेगी, प्रोवाइडेड कि आपका जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है, आपका जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो बैकवर्ड एरिया को फॉरवर्ड एरिया में लिंकेज करने का काम अगर कर रहा है, तो वहां गवर्नमेंट आपको और भी असिस्टेंस करेगी अंडर प्राइम मिनिस्टर किसान संपदा योजना के तहत, ठीक है। तो दोस्तों ये मेन जो है ये हाइलाइट्स थे, जो इसके बेनिफिट थे, ये मैंने आपको बताए। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें कुछ हाईलाइट ऑफ द पोल्ट्री पॉलिसी की बात की गई है। तो पोल्ट्री पॉलिसी पे हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए एक ओवरव्यू आपको देना था हमें। अब आइए बात करते हैं कि इसमें जो है कि सपोज इस प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इस प्रोजेक्ट में आप जो है बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस पे आप किस तरीके से काम करेंगे, इसके ऊपर हम लोग 1 बाय 1 करके अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं अब क्या क्या और किन किन चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर जो है वेंचर में जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट हमें किस किस तरीके से सपोर्ट करेगी। ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के पास, जहाँ पे आप अपने आप को जिस भी फील्ड में एक्सपर्ट समझते हैं उस फील्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं, और हर फील्ड में गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, वो इनवाइट कर रही है, एक्सट्रीमली इन्विटेशन है सबके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग बात ये करेंगे कि ठीक है, हमने प्रोजेक्ट को समझ लिया, हमने पूरी स्टडी कर ली और हमें पता चल गया कि हम किस प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम जाने के लिए क्या करें, कैसे कैसे इसमें अप्लाई हम करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, सेम आपको ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है, हर चीज़ ऑनलाइन की फैसिलिटी है, ऑनलाइन ही काम करना है उसी वेबसाइट पे जो अभी हमने रिसेंटली आपको दिखाया है। तो उसमें करना क्या है, आपको वहाँ पे अपना लॉगिन क्रिएट करना है अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर के थ्रू, और उसके बाद जो है आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद आपको जो विंडो मिलेगा उसमें अपनी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। लाइक आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपका मोबाइल नंबर क्या है, मतलब आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी। अगली चीज़ ये है कि इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ा यहाँ पे आपको इन्वॉल्व करना है, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको, यानी कि डीपीआर आपको देना होगा, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और जो प्रोजेक्ट आपका बना हो वो काफ़ी सूझबूझ के साथ वो प्रोजेक्ट बना हुआ होना चाहिए, कि कम से कम 5 to 6 ईयर का वो प्रोजेक्ट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। जो डीपीआर होगा, डीपीआर का मतलब होता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से, जो कि पीडीएफ में आपको लेना होगा, और इसको जो है
वहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, तो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी आप बनाएंगे वो किसी प्रोफेशनल से आप उसको बनवाएं, आप खुद से ना बनाएं उसको, नहीं तो वहाँ पे धोखा हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो अंडर कंसीडरेशन होती हैं, जो एक प्रोफेशनल ही उसको कंसीडर करके उसको डेवलप कर सकता है, उसको बना सकता है। खासकर इसको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो सीए प्रोफेशन में हैं या अकाउंटिंग प्रोफेशन में है उनसे ये बनवाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ की जानकारी पर्याप्त होती है और वो इसको बेहतर डेवलप करके आपको दे सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद डिटेल्ड प्रोजेक्ट जब आपका बन जाएगा, डिटेल्ड प्रोजेक्ट आप उसमें जो है अपलोड करेंगे और उसके बाद फिर फाइनल सबमिशन आप उसका कर देंगे। उसके बाद उसी वेबसाइट पे आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट हमने सबमिट किया था उसके अप्रूवल की क्या कंडीशन है, वो सारी कंडीशन आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आप कौन से प्रोजेक्ट में जाएंगे और उसको अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। यहाँ पे जो मेजर डॉक्यूमेंट्स आपका है वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बिना आपका कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या अगर आपने गलत तरीके से उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट इंसर्ट कर दिया है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, वैसे चांसेस रिजेक्ट होने के ज़्यादा ही होंगे। तो दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं कि आपको किस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए और इसका डिसीजन आप कैसे लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि किसी प्रोजेक्ट में जाने से पहले आप अपने आप का असेसमेंट करिए, आप अपने आप को समझिए कि क्या आप किसी पर्टिकुलर जो भी प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको कितनी जानकारी है, आप क्या कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट में, या उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो जब तक आपके पास पर्याप्त जानकारी और एक्सपीरियंस ना हो आप इसमें मतलब इस काम के लिए आगे मत बढ़ें, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे आप चूँकि इतनी फंडिंग गवर्नमेंट आपको करेगी, इतनी सब्सिडी आपको देगी, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है वो यही उम्मीद करेगी कि जो इंसान इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहा है उसको इसकी जानकारी भी है या नहीं है। तो अगर आप पर्याप्त एलिजिबल पाए जाते हैं, एक्सपर्ट हैं उस फील्ड में, वेल एडुकेटेड हैं, आपको वेल एक्सपीरियंस है, तो आपको वो प्रोजेक्ट ज़रूर ग्रांट कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, वैसे है तो बहुत ज़्यादा इसमें बहुत चीज़ें बताने को, लेकिन एक ओवरव्यू हमने दिया है, फिर भी वीडियो इतनी लंबी हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस इंफॉर्मेशन को आप अपने लोगों तक पहुँचाइए, शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके और वो भी करीब करें ना तो एक बार सोचें इसके बारे में, उसके बारे में सोच सकें कि ऐसा भी कुछ होता है, इस तरीके से भी गवर्नमेंट हेल्प करती है। ठीक है, तो इसको लोगों तक आप इन्फॉर्मेशन भेजिए, उन तक पहुंचाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा इसमें, और अगर कुछ कमी नज़र आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी इसे लिखिए कि क्या कमी थी इसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।